रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम की भी कॉलिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उरगदी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, हर वक्त वो सियासी मैदान को गरमाते रहते हैं। हालिया दिनों में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के कई दौरे किए हैं। यहाँ पे अगले महीने ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, सैलाबज़दा इलाकों के दौरे भी किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ज़िला चारसदा का दौरा किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे जो है ना एक नोटिस भी जारी किया गया था। इसके साथ साथ वज़ीर आला और जो वज़रा है उनको भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन जूँ जूँ ये ज़िमनी इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो हमें नज़र आता है कि जो सियासी जमातें हैं उनके लब व लहजे में तलखी बढ़ती जा रही है। बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नफ़रत पर मबनी जो है ना बातें करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। उसमें बाज़ औक़ात गैर अखलाकी जो है ना बड़े बड़े सियासी रहनुमा गैर अखलाकी बातें भी करते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें अपने आवाम को इस तरह जो है वो एजुकेट कर रही है, उनकी तरबियत कर रही है? ये किस किस्म का तरीका है? आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में जो बदआमनी है, दहशतगर्दी है, उनके ख़िलाफ़ सुबह भर में मुज़ाहरे हो रहे हैं, लोग अमन के हक़ में निकल रहे हैं और अब तक तकरीबन कोई 30 के करीब मुज़ाहरे जो है वो सुबह भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में हो चुके हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ दो मेहमान शरीक हैं, यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं मुहतरमा शगुफ्ता मलिक साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सियासतदान हैं, MPA है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ है। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद गज़न जमाल साहब, वो भी MPA है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। मुझे आप इजाज़त दे, पहले मैं गज़न जमाल साहब के साथ बात करूंगा। गज़न जमाल साहब, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा गज़न जमाल साहब, जैसे मैंने ये इब्तिदाई में कहा भी कि जो सियासी जमातें हैं हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, ख़ासकर जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, उनका जो लब व लहजा है उसमें बड़ी जो है ना तलखी बढ़ती जा रही है। बल्कि अब तो जो है ना वो बाज़ औक़ात इस तरह के बयानात जारी करते हैं, जलसों में बातें करते हैं जज्बात में आके कि वो बिल्कुल नफ़रत पर मबनी होती है। तो ये इसमें यानी मैं बड़ी मादरत के साथ बात करूंगा कि इसमें जो PTI के सरबराह है इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी जो है ना तनकीद होती है कि वो ऐसे जो है ना वो बड़े बड़े जलसों में ऐसी बयानात जारी करते हैं, सियासी जमातों के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इस तरह के नाम देते हैं कि जिससे जो है ना वो पूरे जो है ना एक माहौल जो है ना बड़ा तशवीशनाक हो जाता है, बड़ा यानी गंदा हो जाता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये किस किस्म की जो है ना वो क़ियादत सियासी जमातों की कर रही है? देखिए जी, एक लीडर को सिंगल आउट करना, मेरे ख्याल से ये अगर इस चीज़ की आप हिस्ट्री में ज़रा देखें कि इस तरह के बयानात और जहाँ से सियासत में ये दूसरे की रिस्पेक्ट जो ख़त्म हुई है, ये अगर आप देखें इसकी जो ओरिजिनल है वो ये 90s की जो सियासत है ये वहाँ से स्टार्ट हुई है। और 90s के सियासत में ना PTI थी और ना खान साहब थे। तो अब उनको इस बारे में सिंगल आउट करना और ये कहना कि ये उनकी वजह से या इस जमात की वजह से हम इस जगह पे खड़े हो गए कि बिल्कुल अब पब्लिक के बीच में भी जो है ये मुख्तलिफ पार्टियों के वो रिस्पेक्ट नहीं रहा और हम बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुके हैं हर किस्म मौजू के ऊपर। तो उसकी अगर आप बर्थ देखें कि उसका जिम्मेदार कौन है और ये क्यों हम इस पहलू पे आके खड़े हुए हैं, तो वो बड़ा वाज़े तौर पे आप 90s के दौर इतना कोई पीछे नहीं है कि उस दौर के अंदर या TV या रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो आप सुन लें और सारे पार्टीज का देख लें कि इन्होंने एक दूसरे के बारे में क्या कुछ नहीं बोला। सेकेंडली, जो जितने भी हम आजकल ये आप नाम वगैरह सुनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बात है या ये होना चाहिए। मैं पर्सनली एट पर्सनल कैपेसिटी मैं इस बात के इंतहाई खिलाफ हूँ और आपने कभी भी मेरी गुफ्तगू में इस तरह की ज़बान या इस तरह का लहजा कहीं भी नहीं सुना होगा, कोई भी सबूत नहीं कर सकता। लेकिन
अगर आप ये देखें जो ये नाम और ये सबको जो रखे गए हैं या एक दूसरे को बोलते हैं, ये इन सारे मुख्तलिफ बाकी पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। बेरली इसमें पीटीआई की कोई नई कंट्रीब्यूशन होगी या वो होगी, तो वो पब्लिक ऑलरेडी उन्होंने इतना मोटिवेट किया हुआ है कि वो जाहिर बात है, इस जैसे जब एक बार एक जलसे के माहौल में वो आ जाते हैं तो आप खुद देख लीजिएगा, मतलब वो क्राउड के थ्रू ये एक आवाज आ रही होती है। इसीलिए हमेशा पीटीआई के गवर्नमेंट के अंदर भी खान साहब ने हमेशा कोशिश जो की है, जो उन्होंने मतलब कहा है कि जी आप थोड़ा इस्लाम की तरफ सिर्फ जो कुरान शरीफ के अंदर सिर्फ मतलब नमाज पढ़ने तक नहीं, बल्कि उसके अलावा भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके जो तौर तरीके थे उसकी तरफ हमें अपने जो आने वाली नस्ल है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको उसके बारे में बताना है वगैरह। उनमें से एक रीजनिंग ये भी है कि जो आदाब होते हैं, जो तरीक़ेकार होते हैं, ये सब कुछ वापस हमें एक अग्रीएबल मतलब तरफ लेके जाना है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ये बात मैं मतलब जरूर कहूंगा कि इसके अंदर जो है मतलब जो करंट एक टेंस एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिस तरीके से पिछली हुकूमत गिराई गई, जो कभी तारीख में इस तरह नहीं हुआ, जो बाइंग सेलिंग हुई, जो बाकी इस तरह की चीजें हुई, जो फिर अभी महंगाई और तबाही हो रही है, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस तरह के टेंस माहौल के लिए। तो इसका जो हल है वो सिंपल है जी, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये टेंशन लो करने के लिए जो हल है उसका सिंपल है कि आप सीधा पब्लिक फील कर रही है कि हम रॉब हुए हैं। जो मेजॉरिटी पार्टी है वो हुकूमत के अंदर नहीं है, और जब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब उसके पास खाने के लिए घर पे कुछ ना हो, तो इस तरह के आप उन्हें कहें कि नहीं आप तमीज से बैठ के इसके अंदर आप अपनी जिंदगी गुजारें, तो जाहिर बात है इमोशंस टेक ओवर और उसके अंदर फिर इस तरह की गलत बयानियां भी निकल आती हैं। अच्छा, ये जो आप अभी कह रहे थे कि आप किसी एक सियासी जमात को सिंगल आउट न करें, मैं किसी एक जमात को बिल्कुल ही सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं। मैं तो अभी जो है ना यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडियो में बाकी मेहमान बैठे हैं, मैं उनके साथ भी ये बात करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह जो है ना, जैसे इमरान खान साहब जो है वो बहुत बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल जो है वो उनको फॉलो करती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है, वो खान साहब उसको जो भी कहते हैं बिल्कुल उसी तरह के जो है ना उनके जो वर्कर है उसी तरह के रवैया हम जो है ना उनका भी देखते हैं। तो मैं ये असल में मेरे इस सवाल का मकसद या इस पे प्रोग्राम करने का मकसद भी मतलब यही है कि अगर इस तरह एक पार्टी सरबराह जो है वो अगर अपने नौजवानों को, अपने वर्कर को अगर वो उसको थोड़ा सा मतलब वो गाइड करें, उनको थोड़ा सा एजुकेट करें, तो मेरे ख्याल में ये जो एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत पे मबनी बयानात है, ये नफरत अंगेजी है, इसमें ये कम हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, आई एग्री, हो सकती है। जी अच्छा, तो अगर सारे अपने रोल अदा करें बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप हमारे साथ मौजूद रहे, अब स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान है, मैं उनसे भी बात करूंगा। इस दौरान तारिक आफाक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तारिक आफाक साहब पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, समा टीवी के पेशावर में ब्यूरो चीफ हैं। शगुफ्ता मलिक साहबा, ये जो अभी मैंने बात की, तो ये गजन जमाल साहब ने भी कहा कि आप जो है ना किसी एक सियासी जमात को सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस दौरान हमने देखा है कि जो आपकी जमात की जो सूबाई सदर है अमल वली खान साहब, उनकी भी कुछ इस तरह के बयानात आए हैं, उनकी कुछ वीडियोज़ आई हैं कि जो देख के जो है ना मतलब उसे भी देख के जो है ना अफसोस ही होता है। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए जी, पहली बात ये है कि ज़ाहिर बात है कि हम एक जमहूरी प्रोसेस है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने आप को जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, तो ज़ाहिर बात है इख्तिलाफात, देखिए इख्तिलाफ तो ज़ाहिर बात है, अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ और वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से है, तो एक दूसरे के सामने हम इख्तिलाफी वो भी करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन ये जो तरीक़ेकार आज आप देख रहे हैं, और ये मैं ये समझती हूँ कि अभी जो हमारी एक ऐसी पार्टी जो कि उनको 9 साल हो गए कि वो इस सूबे में मुसल्लत है, और मेरे ख्याल में 16 या 20 साल उनकी तमाम वो प्रोसेस है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है और अपने आप को पार्टी कहती है।
तो अनफॉर्चुनेटली एक पार्टी का लीडर जो होता है वो रोल मॉडल होता है। जब पार्टी का लीडर जो है वो बात करता है तो वर्कर वो सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और हमने हमेशा ये सीखा है, आप देखिए बादशाह खान बाबा का जो तहरीक, उससे उठा के आप देखिए कि आज तक हमारी पार्टी में अगर कोई अखलाकियात की बात करता है या अगर कोई ओवरऑल हम बात करते हैं कि हमने अपने घरों में भी और अपनी पॉलिटिकल पार्टी में हमें ये तरबियत मिली है कि हम हमेशा अगर आप किसी दूसरे पार्टी के लीडर को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपकी पार्टी के लीडर को भी रिस्पेक्ट देगा। और ये हमने घरों में और हमने अपनी पार्टी में ये चीज़ सीखी है। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि अभी जो एक ऐसी पार्टी जो मैं समझती हूँ कि उनके पास ना तो कोई विजन है, ना उनका कोई नज़रिया है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है कि हम आवाम के पास जाएंगे तो हम क्या डिलीवर करेंगे या बात करेंगे। उसका अंदाज़ा आप देखिए कि जो जलसे होते हैं, अगर वो रोज़ाना 10 जलसे भी करे तो वो सिवाय अपोजिशन की जमातों की लीडरशिप को गालियाँ देने के अलावा उनके पास एक बात नहीं होती कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में मैंने 10 साल हुकूमत की तो इस 10 साल में मैंने क्या डिलीवर किया है, या ओवरऑल मैं 3 साल 3.5 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहे उस वक्त मैंने क्या डिलीवर, ये नहीं है, ये उनके पास है ही नहीं, ना उनकी पॉलिसी है। तो जाहिर बात है जब किसी पार्टी के पास आवाम के लिए कुछ ना हो तो उसने फिर गाली देनी है, उसने फिर लोगों के ऐसे मस्खरे जो आजकल वो देखे, और वो खुद जब इंसान खुद मस्खरा बन जाते हैं तो उन्होंने फिर ये बातें करनी है। तो एक मायूसी होती है ऐसे लोगों को जब आप लेकर आते हैं और फिर आप उनके वर्कर को देखिए कि वो फॉलो वही कर रहे हैं, उन्होंने तो वो फॉलो करना है। अगर वो एक गाली देते तो 2 गाली उनके वर्कर साथ और भी देते, दलील के साथ बात नहीं होती। और ये बदकिस्मती है हमारी कि पख्तूनख्वा के पख्तून रिवायात जो थे, हम मीडिया की भी बात करते कि हम जब बात करते थे तो मीडिया का भी, क्योंकि हम अक्सर देते कि हम पंजाब की मीडिया को देखते थे या अगर पख्तूनख्वा की, तो बहुत फ़र्क होता था। और हम ये देखते थे कि हमारे पख्तूनख्वा की मीडिया बात करते भी वो ये एहसास होता है कि हम पख्तून मिट्टी पे है तो हमने उस कल्चर रिवायात को रखते हुए बात करते, तो हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी जिसको पख्तून वली का पता है, ना पख्तून कल्चर का पता है, ना पख्तून के रिवायात और पख्तून की ज़ुबान का पता है, जो लफ्ज़ मुँह में आते वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं वो अल्फाज कहूँ, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है हमारी पख्तूनों की कि एक ऐसा बंदा आके उठ के वो खड़ा हो जाते और वो कोई भी बात कर ले तो जाहिर बात है उसके रिएक्शन में फिर वर्कर होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं तो उस पर फिर तो ऐसे ही बात होगी उसके साथ। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार खान साहब को, सूबाई वज़रा को नोटिस दिए गए ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पे, लेकिन वो उसकी कोई जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो कोई मानते नहीं है। अब फिर जो है ना एक मरतबा फिर खान साहब को, वज़ीर आला को, इन सब को नोटिस दिए गए हैं। ये क्यों इस तरह हो रहा है? देखिए, पहली बात है कि ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। आप देखिए कि ये जो जब से इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है उससे पहले भी था, लेकिन अभी आप देखिए कि ना तो उनके पास कोई ओहदा है, अभी तो वो मेंबर भी नहीं रहे। उसके बावजूद ये जो हेली का बेदरेग इस्तेमाल, ये आवाम के टैक्स का पैसा, यहाँ पे तो बात ये बहुत आके बढ़ चढ़ की बात कर लेते कि मैंने आवाम के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये निकला हूँ, आप लोग निकले। लेकिन आप खुद देखिए कि वो जिस शाही उससे वो करता है, आप उसके खर्चे देखे कि 600 तक तो उनके साथ लोग गाड़ी, और वो सरकारी गाड़ियों के अलावा आप जलसे में देखिए कि जिस तरीके से आपने पिशावर में भी देखा, आपने चारसदा में भी देखा, पूरे सूबे में सरकारी गाड़ियां हैं, सरकार की पुलिस को, सरकार के जो नौकर है, तमाम चीज़ें। लेकिन उनका अपना जो अंदाज है, आप उस अंदाज को देखिए कि एक ऐसे सूबे में आप इंटर होते जो कि सैलाब ज़दगान, सैलाब के लिए तो आपने एक बात नहीं की, आप सैलाब के लिए तो आप नहीं आए कि आपने पख्तूनख्वा के लोगों का पूछा, लेकिन आप हेलीकॉप्टर में आके जो उसी गरीब लोगों का पैसा है वो इलेक्शन कमीशन बार बार करते हैं, लेकिन अभी तक कौन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन का अपना एक रोल है, लेकिन नहीं करे, उसको फॉलो ही नहीं करे। और आप उसके सिटिंग मिनिस्टर्स को देखें तो वो जिस तरीके से वो दजिया उड़ा रहे ज़ब्त अखलाक की, लेकिन कोई वो नहीं है क्योंकि वो लाडला है और लाडलों के साथ फिर यही तरीका होता है। सही। तारिक आफाक साहब, 2 सवालात आपके सामने रखूंगा। एक तो ये, अच्छा उससे पहले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर तारिक आफाक साहब के सामने ये सवालात रखेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। तारिक साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो ज़िमनी इंतखाब यहाँ पे होने हैं 4 हलकों पे, उसमें अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले ही जो है ना जो सियासी गर्मा गर्मी है वो शुरू हो चुकी है। ख़ासकर जो कायदीन हैं सियासी जमातों के, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े जो है ना नफ़रत पे मबनी बयानात देते हैं, बल्कि यहाँ तक कि अब तो गैर अखलाकी बातें भी करने लगे हैं। तो ये जो सियासी जमातें होती है,
ये इनकी जो कायदीन है ये क्यों इस तरह के जो है ना नफरत पे मबनी बयानात देते हैं? क्या ये इनके पास एक तरीका है कि इसी ज़रिए से वो वोटर को अट्रैक्ट करते हैं? रिफत साहब, ये बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब हम अपनी सियासी तारीख़ पे नज़र डालते हैं तो ये शाइस्तगी और तहज़ीब के दायरे के अंदर बात करना ये हमारा एक ख़ासा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से जब 85 में 1985 में ज़िया ने यहाँ पे गैर जुमाती बुनियादों पे जो इंतखाबात करा लिए थे और उसके बाद से जो ख़राबियाँ पैदा हो गई थी हमारे सियासी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम में, तो उसमें एक चीज़ ये भी आ गई थी। 88 में हमने देखा था कि बेनज़ीर भुट्टो की जो वो वालदा मोहतरमा थी तो उनके हवाले से बड़े अखलाक बाख्ता किस्म के पम्फलेट छापे जाते थे और उन पर जो है बड़े खरीज किस्म के इल्ज़ाम लगते थे। लेकिन ये चीज़ जो ना ये इक्का दुक्का वाक़यात हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि ये हमारे जो सियासी निज़ाम है उसका एक मुस्तकिल हिस्सा हुआ करता था। ठीक, बदकिस्मती ये थी कि चूँकि इमरान खान साहब जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था ही नहीं, वो एक सियासी पस मंज़र से सियासी परवान नहीं चढ़े थे, ना उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई थी। क्रिकेट से वो रिटायर्ड हुए और फ़ौरन जो है वो उसकी सियासत की तरफ आए। तो जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हुई थी उसी तरह वो जो सियासी शाइस्तगी होती है वो भी उनकी सियासत के अंदर नहीं आ सकी और वही चीज़ फिर उन्होंने जाके नीचे अपने वर्कर तक मुंतकिल कर दी। अब वही जो इल्ज़ामात होते हैं, दरोगोई होती है, झूठ होता है, ठीक है, यही उनकी सियासत का महवर और असास है। और इसी की बुनियाद पे वो अब मुखालिफिन को चोर कहना, मुखालिफिन को बददियानत कहना, मुखालिफिन के जो लीडर्स होते हैं उनको बुरे अलकाबात से नवाजना, उनके बारे में बुरे अलकाबात कहना। फिर उसके रद्द-ए-अमल में जो ना बाकी जो जमाती थी उन्होंने भी वही लबो लहजा अपना लिया, क्योंकि जवाब तो देना था। तो जब जवाब देना था तो जिस चीज़ की बुनियाद, जिस मैं कह रहा हूँ कि एक नापसंदीदा रिवायत की बुनियाद PTI ने रखी, वही रिवायत जो ना फिर जाके दूसरी सियासी जमातें भी उस पर अमल पैरा हो गई थी। अब मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान को डीजल कहना, ठीक है ना, या नवाज शरीफ को चोर कहना, पहले तो आप ये साबित करें कि वो वाकई चोर है। पहले 4.25 साल तक आपकी हुकूमत रही, पहले तो आप एक इंक्वायरी कर लेते, आप ये साबित कर लेते कि मौलाना फजल रहमान ने डीजल के परमिट लिए थे, ठीक है, और वो परमिट लिए थे तो उनको कितना डीजल मिला था, वो डीजल जो ना उसमें कितनी करप्शन हुई थी या कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, ये तमाम चीज़ें आपके हाथ में थी। आपने इनका इंक्वायरी क्यों नहीं की? आप इंक्वायरी कर लेते, इंक्वायरी कौम के सामने रख लेते और ये कह देते कि जी मैं डीजल का अगर उस इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो ये उसकी सबूत है। तो ये बदकिस्मती से। और फिर दूसरी बात ये कि वही बोला है जब बाकी सियासी जमातें भी अपनाने लगी हैं, ये अब बड़ी अफसोस की बात है। ये और यकीन है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी ये जो हमारी सियासत है और इस सियासी अमानों उनका जो है इंतहाई अफसोसनाक और तारीख बाप उसको मैं कह सकता हूँ या पहलू कह सकता हूँ कि जिस पे तमाम सियासी जमातें आप अमल पैरा हैं। दूसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब ने जो ना एक और ये जो दुश्मन तराजी थी, गालिम गलोच और ये इल्ज़ामात, अब इसकी जो बुनियाद रख ली थी तो उसी चीज़, और उसने ये भी देख लिया था कि उसके वर्कर जो ना अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इन नारों के ज़रिए। अच्छा, वही चीज़ अब बाकी सियासी जमातों के जो वर्कर हैं उन्होंने भी अपना ली। तो यहाँ से जो ना ये फसाद शुरू हो गया। अब फसाद शुरू हो गया, परसों आपने देख लिया था कि एक बड़ा लीडर जो ना कभी भी उसका लबो लहजा इतना अखलाक से घिरा हुआ नहीं होता, ठीक है। उस पर वली खान साहब पे फांसी का मुकदमा बन गया था, ठीक है, और वो इंतहाई सोबतों से गुजरे, लेकिन कभी जो ना उनकी ज़ुबान से हमने अखलाक से घिरी हुई बात नहीं सुनी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, फिर दूसरा मसला ये आ रहा है कि हमारा इमरान खान साहब चूंकि लाडला भी है, अभी तक आपने देख लें कि जो कुछ उसने इदारों के साथ कर रखा है, पार्लियामेंट पे वो हमला हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की उसने तौहीन कर दी, पाक फौज के खिलाफ जो ना उसने ऐसी जुबान इस्तेमाल कर दी जिसकी जो ना कोई पाकिस्तान की तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। बिल्कुल। इसके बावजूद भी जो ना अदलिया से भी उसको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, मुक्तदर कुव्वत है जो ना वहाँ से भी सपोर्ट मिल रही है। और भाई एक बंदे को आपने नकील डालनी है, उसको कम अज़ कम अखलाक के दायरे तक आपने महदूद करना है। बड़ा, और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे 10 साल इनकी हुकूमत रही, 10 साल जो उनकी हुकूमत है इनके यानी उनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अब वो इस किस्म के जब जलसों में जाते हैं तो कारकर्दगी तो होती नहीं है। अब वहाँ पे उन्होंने अपने अवाम को, अपने वर्कर को अट्रैक्ट करना है, इसी तरह जो ना गालिम गलोच से, इल्ज़ामात से,
बुरे अलकाबात से। अच्छा, फिर ये दावा भी, यानी आप उनके बयानात में और उनके कौल फेल में जब आप तजाद देखते हैं ना, तो इंसान को अफसोस होता है। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने जो ना नए पाकिस्तान की बुनियाद रियासती मदीना पर रखनी है। आप रियासती मदीना का कानून क्या था? वो तो कुरान ही था। वही कुरान आपको कहते हैं कि दूसरे मुसलमान को जो ना बुरे अलकाबात से ना पुकारें आप। बिल्कुल, ठीक है, और आप पुकार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिस रियासत की बुनियाद आप रख रहे हैं उस पर तो आप खुद अमल पैरा नहीं है। बस वही कानून जो ना, वही कुरान का कानून था रियासती मदीना में। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे दबंग खलीफा, वो भी कानून के सामने सरनीगू थे। बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे जो सूरत हाल ये कि सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन को वो गालियां दे रहे हैं, पार्लियामेंट को वो गालियां दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इदारा है जो इमरान खान की जद से और उनके हमलों से बचा हुआ है? तो इसका मतलब ये कि मैं कानून नहीं मानूंगा। अभी आप देख लें जिस तरीके से जो बदतरीन किस्म की इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पामाली हो रही है, बिल्कुल, और इमरान खान की तरफ से हो रही है। ठीक है, अब मुझे ये बता दें कि एक अजीम लीडर जो है ना, एक बड़ा लीडर, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा लीडर है, ये उसकी शख्सियत के साथ ये तमाम चीज़ें अच्छी नहीं लगती, भली नहीं लगती। यही सवाल मैं जो है ना आगे अब गज़न जमाल साहब के पास के सामने रखूंगा। गज़न जमाल साहब, ये जो इमरान खान साहब को अभी हाल ही में जब ये 400 आए तो तब भी जो है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे एक नोटिस जारी किया गया। इससे पहले भी कई मरतबा उनको जो है ये खान साहब को और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, वज़रा हैं, उन सब को ये जो है ना ये नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन वो उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। ये क्या वजह है? अब ये इलेक्शन कमीशन जो है ना एक मुल्की इदारा है, अगर इस तरह उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये तो बिल्कुल अपने इदारों को जो है ना उसको डिस्क्रेडिट करना है। आप क्या कहते हैं? रिफायत साहब, ये रिफतुल्लाह साहब, इस तरह है कि मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम जो है ये पॉलिटिक्स के अंदर बदअखलाकी के ऊपर नहीं है, बल्कि बस सिर्फ पीटीआई और खान साहब के ऊपर उसी तरफ जा रही है। मैं तो हमने आपको अगर आपको मौका दे रहे हैं ना जनाब, अगर खान साहब के खिलाफ पीटीआई के खिलाफ है तो हमें एक ओपन माइंड रखना होगा। यहाँ पर तो मैडम जो है वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बात बात मुंह से नहीं निकली होती कि वो दुनिया तक पहुंच चुकी होती है। वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि उनके पार्टी में भी कभी किसी ने कोई इस तरह की बातें की। अगर इनके पास वो वीडियोस नहीं है, मैं खैर भेज देता हूँ। पहले तो हमें ये एग्री करना है कि हम अगर यहाँ पे बैठ के ये 3-4 बंदे ही अपने सियासत से नहीं निकल सकते और हमने मजबूरन जो है एक गलत चीज भी हो रही हो हमने सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बस ये पार्टी लाइन है। और फिर कभी कहें जी वो फ्लड पे नहीं गए, अब फ्लड से इस चीज से क्या इस करंट टॉपिक से आप मुझे बता दें, चलें इससे क्या उसका लेना देना। हालांकि फ्लड के ऊपर भी खान साहब उधर गए भी, जो कलेक्शन भी किए है, मतलब वो एक अलग डिबेट है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज जो आपने टॉपिक छेड़ा हुआ ये इंतहाई जरूरी है। लेकिन सबसे पहले तो हमें एज ए पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिशियन को इतना पैदा करना चाहिए अपने आप के अंदर गट्स कि वो ये तो मान ले कि भाई जहाँ पे जो भी कर रहा हो हम पहले इस प्लेटफॉर्म पे तो आ जाए। अगर हम हर एक जो भी हो रहा हो हम उस पर स्टैंड ले लें कि नहीं जी बस क्योंकि मेरी पार्टी है तो इस पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा और अगली सारी पार्टियों पे बस इसी की तरफ मैं जाता जाऊंगा। मैंने तो आपके कहा, आपके देखें यहाँ पर बात हुई भी कि अगर आप तारीख देखें कि ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ है। अगर हमने बच्चों की तरह पहले तुम खेलना है कि भाई पहले ये बात किसने की थी, चले वो आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, तो फिर भी आप देख लें कि इस जो करंट एनवायरनमेंट में हम खड़े हैं, ये एनवायरनमेंट जिस तरह आपको बताया गया कि ये लेट 80s और 90s के थ्रू स्टार्ट हुआ है, इन्हीं बाकी पार्टीज ने स्टार्ट किए हैं। जो नाम लोग ले रहे हैं ये नाम तो इन्हीं पार्टियों ने एक दूसरे को दिए हैं, ये कहीं खान साहब ने तो नहीं दिए या पीटीआई ने तो नहीं दिए। थर्डली जो है मैं मानता हूँ ये होना नहीं चाहिए, बट एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है। पीटीआई इज द लार्जेस्ट पार्टी इस मुल्क के अंदर, उसके अंदर एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन अवाम के अंदर बनी हुई है। जिस तरीके कार से ये हुकूमत ली गई, जिस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है, तो अगर आप ये नाराबाजी और ये चीजें देखें और जो इनको सिखाया गया है ओवर द 90s वगैरह, जाहिर बात है वो एक मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ चुका हुआ है। और आपको ये आवाजें क्राउड में से ज्यादातर आती हैं, ये आप खुद जरा अगर आप फुल वो देख नहीं है करें तो उसके अंदर क्राउड में से आपको ये आती है। ये ठीक बात नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम हम पहले ये तो मानने के लिए तैयार हो जाएं कि क्या आया, ये इस तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हमने फिंगर पॉइंटिंग ही करनी है तो फिर तो ये
ये डिबेट कहीं जाएगी ही नहीं। पहले तो हम ये मान लें कि भाई ऑल पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस, और ये चीज हमें कम से कम इसको मेलो डाउन करना चाहिए। वो मानने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हम हर बंदा अपने 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 डिफेंस पे लगे हुए कि जी मैं नहीं कर रहा, पहले तुम कर रहे थे, तुमने पहले ये बोला था, वो जिस तरह क्लास 2 के बच्चों की तरह होता है। तो अगर वो वाली डिस्कशन है तो फिर तो ये डिस्कशन कहीं जाएगी ही नहीं, फिर इसी तरह ये घूमती फिरती रहेगी। जाहिर बात है हम कहेंगे कि यार मैं जो मर्जी मुंह से बोलूं मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी कोई ना कहे क्योंकि मेरी फीलिंग्स फिर हर्ट होते हैं। तो वो जाहिर बात है फिर ईंट का जवाब ईंट से ही मिलेगा। मतलब वो अब बात मतलब हम तो फिर कहीं इस पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इस पे एक सीरियस डायलॉग की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी सोसाइटी के अंदर और लीडर्स हैं, उनको ये एक बात पे एग्रीमेंट होनी चाहिए कि भाई जो इस तरह के हैं वी कैन हैव आवर डिसएग्रीमेंट, लेकिन विद इन सर्टेन लिमिटेशंस हमें इस चीज को करना होगा एंड विद इन सोसाइटी इस चीज को मेलो डाउन करना होगा। हम स्टेज से ना भी नारे मारें तो ड्राइंग रूम के अंदर हर बंदा इसी तरह लगा होता है। जो लीडर्स होते हैं, जो सीरियस पॉलिटिशियन या सीरियस लीडर होता है, तो ही इज अ लीडर नॉट ओनली ऑन स्टेज, वो जी एट एवरी वॉक ऑफ हिज लाइफ उसको अपना जो है एथिकली वो उसको स्टैंडर्ड रखना चाहिए। अच्छा, जब हम मुंह मानने के लिए तैयार ही नहीं है और ठीक हो गया, अपने अपने पार्टी लाइन पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन कहीं आगे नहीं जाएगी। सही। गजन जमाल साहब, अब आपने जाना भी है, बस में आखिरी सवाल है और ये मौजू भी अब हमारा दूसरा मौजू है, वो ये कि अभी हालिया दिनों में हमने देखा है तकरीबन कोई महीना 1.5 महीने में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से इसका आगाज़ हुआ, वहाँ एक बहुत बड़ा धरना हुआ, फिर बाजोड़ में शुरू हुआ। अब हर इलाके से में आप देखें तकरीबन हमारे पास आदाद शुमार भी है, कोई 1.5 महीने में 30 के करीब मुजाहरे हुए हैं। और उसमें उरगज़ई में भी जो है ना अमन की हिमायत में एक मुजाहरा हुआ आपका, आप वहाँ से MP हैं। तो ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ये बदामनी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, ये आपके ख्याल में ये क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल में उनसे हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। अच्छा, लोगों को देख के सवाल किया करें, आपने पूछा किससे? अच्छा, ये शगुफ्ता मलिक साहिबा आपसे यही सवाल कि अब ये जो लोग निकल रहे हैं अमन की हिमायत में उठ रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि ये खुशाइंद है, और वो बात जो हम कई सालों से ये बात कर रहे थे, और ये अल्लाह का शुक्र है कि अवाम जो है अब बेदार है, अवाम में शऊर आ गई है। और आप देखिए कि ऐसे इलाकों में जो ऑलरेडी इतने सफ़र हो चुके हैं, जो फ्रंट लाइन थे, और टेररिज्म के हवाले से तो हमेशा पख्तूनख्वा जो है वो फ्रंट लाइन है, और जहाँ जहाँ भी अमन के मुजाहरे हुए हैं वहाँ पे वो तमाम लोग निकले हैं जिनके घरों में 2-2, 3-3 शुहदा, जो खुद मेरे ख्याल में फिजिकली भी और मेंटली भी काफ़ी टार्चर हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में लोगों का निकलना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। और अवामी नेशनल पार्टी तो शुरू से इस बात की थी, और आवाम को अवेयर करना, और अभी भी आप देखिए कि जहाँ जहाँ पे भी लोग निकलते हैं वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी के मशरान जाते हैं, उसमें शिरकत करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अदम तशद्दुद और अमन की खातिर जितनी कुर्बानी अवामी नेशनल पार्टी ने दी है वो आप सबको मालूम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप ये भी देखिए कि एक साइड पे तो हम आम लोग निकल रहे हैं, गरीब निकल रहा है, जो ऑलरेडी सफ़र हो चुके हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन आप गैर संजीदगी हुकूमत की देखिए। आप ये देखिए कि अगर सवात में एक अमन मुजाहरा है, वहाँ पे लोग तो बहुत सी वीडियो निकाल के वो बात कर रहे हैं, लेकिन उस मुजाहरे में आप देखिए कि हुकूमत की नुमाइंदगी, या देखिए कि एक हमारे जो वज़ीर आला साहब है उनके इलाकों में, वहाँ पे हमने नहीं देखा कि ये लोग निकले हैं और उन्होंने बात की है। गैर संजीदगी, जैसे आपने अभी सवाल किया तो लोग गायब हो जाते, बात नहीं करते। और यही बदकिस्मती है कि ऐसे लोग मुसल्लत किए गए हैं जो तालिबान को दफ्तर देने के लिए भी तैयार है, जो उनके मुज़ाकरात के लिए ऐसे लोग जो कि खुद वही लोग हैं उनको लेके आए, उनके मुज़ाकरात के लिए भी बात करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे पख्तूनों के साथ ज़्यादती नहीं बल्कि दुश्मनी है कि हम यहाँ पे जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को अमन कमेटी जो कि अमन की बात करते, आप ये देखिए कि जो लोग अमन की बात करते उसी को टारगेट करें। इसका मकसद ये है कि आपने उन लोगों को टारगेट करना है कि जो खुद चाहते हैं कि मैं अमन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनके फिर जो लोग
आग की वो जिस तरीके से खुले, आप देखिए पुलिस जो है उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनको वो इजाज़त ही नहीं दे रहे। अच्छा, आप ये भी देखिए कि अमन की जो कमेटियाँ है उस पर धमाके भी हुए, वो लोग शहीद भी हुए। अमन की जो कमेटी उस पर FIR भी, जो प्रोटेस्ट करते उस पर। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि हम अमन, इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो नहीं चाहती। हुकूमत का जो इकदाम है कि आप FIR करेंगे उन लोगों पे जो अमन की बात करते, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत अमन नहीं चाहती, हुकूमत ये हालात चाहते जो अभी है। तो इससे गैर संजीदगी, मेरे ख्याल में ये हमारी, दोबारा मैं कहूँगी कि बदकिस्मती है कि ऐसी हुकूमत, ऐसे लोग मुसल्लत की गए हैं जो कि पख्तूनख्वा के लोगों के उसकी हवाले से हमदर्दी की हम बात करें या पख्तूनख्वा की इस मिट्टी के साथ वो हमदर्द नहीं है, बल्कि उन लोगों के हमदर्द है जो कि तशद्दुद फैलाना चाहते हैं, तशद्दुद की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए वो इकदामात नहीं करे, बल्कि वो लोग जो अदम तशद्दुद की बात कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि इस मुल्क में तालीम हो, इस मुल्क में लोग जो है वो खुशहाली के साथ रहे, इस मुल्क के नौजवान जो है वो आगे उनका मुस्तकबिल हो, तो उनको टारगेट किया जाता है। तो ये गैर संजीदगी मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत की जो हम देख रहे, ये अभी अवाम को अंदाजा हो रहा है और अवाम इसी उस पर निकल रहे कि अवाम का जो प्रोटेस्ट है वो भी इसी बात पे है कि जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, और असलहा जो आपने देखा भी होगा कि असलहा कौन प्रोवाइड कर रहा है, ओवरऑल जो है उनके बैक पे कौन है, तो वो तो आप लोगों को क्लियर हो गया। मुझे फिर से ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। शगुफ्ता मलिक साहब, मैं मुख्तसरन आप ये बताएं कि ये जो बत्ती की कॉलें जो है ना, उनका आजकल में फिर से जो है ना बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही हैं। उस दिन सरदार बाबक साहब ने असम्बली के फ्लोर पे भी चीख कर कहा कि रोज़ाना बत्ती की कॉलें आ रही है और उन समेत सबको आ रही हैं। तो ये जो बत्ती की कॉल्स बढ़ गए हैं, तो ये भी इसी तनाजुर में है कि जब वो यानी अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात हुए, वहाँ से लोग यहाँ पे आए, तो इसके बाद से ये बढ़ गए हैं। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो बहुत खुल के एमल खान ने बार बार वो अपने हर स्पीच में ये बात करते हैं, और वो फिर ये भी कहते हैं कि अगर ये नहीं दे रहे तो ये जवाब दे। और इसमें आप देखिए कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब थे या और जो नाम लिए गए थे, आज तक उन्होंने उस बात को दोबारा रिपीट भी नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हकीकत है, और जो हकीकत है वो आपके सामने है कि जो बंदा खुल के बात नहीं कर सकता, जिनके अपने मेंबर, आप देखिए कि PTI का बहुत एक माशाल्लाह एक्टिव एक मेंबर था लियाकत खान, जिस पे हमला हुआ, जिसके घर में लोग शहीद हुए, बच्चा शहीद हुआ, भाई उनका, और उस पर बार बार हमने सूबाई असम्बली में, हमने अपोजिशन ने बार बार कहा कि हम इस पर बात करते, तो वो हुकूमत बात करने को क्या कि वो कंडेम भी नहीं कर रहे थे। और आप ये सोचिए कि एक बंदा जो है वो हॉस्पिटल में हो, उनके घर में लोग शहीद हो गए, और उनके मेंबरान और उनकी हुकूमत सूबाई असम्बली में बात करने से कतराते थे, अपोजिशन को इजाज़त नहीं थी। फिर जब वो तहरीक इल्तिवाज आया इनायत साहब की तरफ, उस पर जब हम बात कर रहे थे तो तमाम असम्बली के मेंबरान निकल गए। अच्छा। उन्होंने कोरम वो किया कि कोरम हम पॉइंट आउट करेंगे तो उस पर बात नहीं होगी। हमने कहा कि नेक्स्ट डे पे बात करेंगे। नेक्स्ट डे जब शुरू हुआ तो एजेंडे में सबसे आखिर पे उसको रखा गया। फिर जब हमने बात शुरू की तो सिटिंग मिनिस्टर जितने भी थे वो बाहर चले गए और कुछ एब्सेंट थे। एक बंदा नहीं था जो कि अपोजिशन को फिर दोबारा जवाब देता कि ये हालात क्यों हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगाए कि गैर संजीदगी देखिए, रेड को चैलेंज कर रहे, ये तो खुलेआम लोगों को बता रहे। मतलब अगर एक हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है और हुकूमत खुद इस दबाव में आके प्रेशराइज होगा, तो इससे अंदाज़ा करें कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी, एक जमहूरी हुकूमत, यही चीज़ें हैं जो आज हम बात करें तो गज़न जमाल करे कि ये आप सुन ले कि ये हकीकत है कि ये पार्टी जो है ये अवाम के मफाद की पार्टी नहीं है, ये अवाम की दुश्मनी पे मबनी एक्टिविटीज़ करे। और आप देख लें कि पख्तूनों के साथ जो कुछ हो रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी इस प्रेजेंट हुकूमत। तारिक अफाक साहब, ये 2 सितंबर से TTP ने हमलों का आगाज़ किया और अब तक तकरीबन कोई 17-18 हमले वो कर चुकी है, और हम देख रहे हैं कि उसमें सिक्योरिटी एहलकार और ये अमन कमेटी के लोग भी जो है ना, उनको भी अब निशाना बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। शौकत यूसुफ साहब कहते हैं कि हम तो मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं है। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं तो रियासत का जो है ना नुमाइंदा था, मैं खैबर पख्तूनख्वा उसमें शामिल ही नहीं है। तो क्या इस तरह जो है ना ये सूबाई हुकूमत खुद को बरुलज़िम्मा करार दे सकती है? देखिए रिफत साहब, एक तो ये होता है कि सूबाई हुकूमत होती है, उस सूबाई की हुकूमत का अपना किरदार होता है। जैसे यहाँ इससे पहले जब अवामी नेशनल पार्टी और पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक्त आपने देखा कि ठीक है, रियासत या हमारे जो सिक्योरिटी इदारे थे वो सब के सब दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में भी थे, कार्रवाइयाँ भी होती रहीं,
लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो उस मुज़ाकरात में उस वक्त हमारी जो सूबाई कैबिनेट थी उसके अरकान शामिल थे। बशीर बिलोर साहब उसमें थे शामिल थे, अफरासियाब साहब थे उसमें, मियां इफ्तिखार साहब चुना, ये तमाम जाते थे गाहे बगाए, उनसे मुज़ाकरात होते थे और वो उसको मानते भी थे कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ऐसे नहीं था कि वो जो ना भागते थे फिर यहाँ से कि जी मैं तो रियासत का नुमाइंदा हूँ और मुझे तो सूबाई हुकूमत, और फिर आपकी कैबिनेट में जो ना इस बात पे काफ़ी बहस होती है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमत इस मसले में न उलझना चाहती है और न इसकी जिम्मेदारी लेना चाह रही है। उसकी कोशिश ये है कि आप हालात को जितने देर तक आप टरखा सकते हैं टरखाते जाएं, और ताकि आप पे कोई जद ना आए, आप उसकी जद में ना आए और आप पे कोई ज़र्ब ना पड़े। इस वक्त आप देखें कि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो इलाका है वो स्वात में मटा का इलाका है। बिल्कुल, मालकंड डिवीजन पूरा समझ लें। ठीक है ना। नहीं, मैं मालकंड डिवीजन की बात करूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि स्वात में जो ना फिर आप पूरा मालकंड डिवीजन तो है, लेकिन उसमें इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर कौन सा इलाका है? मटा ही है। बिल्कुल। मटा किसके आबाई इलाका है? महमूद खान साहब का। अब मुझे ये बता दें कि आपके इलाके से एक डीएसपी को उठाया जा रहा है, ठीक है ना, एक सिक्योरिटी ऑफिसर को उठाया जा रहा है। 3-4 दिन पहले जो ना वहाँ पे एक कंपनी के 10 मुलाजमीन को उठा लिया गया। आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पे है? ठीक है ना, आपकी पुलिस, आपके सिक्योरिटी इदारे, ये तमाम चीज़ें जो ना कार्रवाई हो रही है, तो फिर वही जो ना फौज, अब इन्होंने फैसला कर लिया कि जी हमने दोबारा कार्रवाई करनी है, अहदाफ तक महदूद जो ना हमने ऑपरेशन करने मलकन डिवीज़न में। लोग अगर वहाँ पे निकलें तो लोग इसीलिए निकले कि उन्होंने जब अमलदारी थी तालिबान की स्वात में, और उस वक्त जिस तरीके से वो दरबदर हुए थे जलूज़ई में, मरदान में, नौशहरा में, जो उनके कैंप्स बने हुए थे, उनकी तालीम, उनका जो ना सेहत, कारोबार, सब कुछ मुतासिर हो गए। तो उसके बाद से जो उन्होंने अमन के सम्राट भी देख लिए थे। अब उन्होंने दोनों को कंपैरिजन कर लिया था कि जब शरपसंदी उरूज पे थी उस वक्त उनकी ज़िंदगी क्या कैसी थी, और अब जब अमन आ गया तो उनकी ज़िंदगी कैसी है। इस सूरत हाल में अब वो लोग निकलें, अब वो किसी कीमत पे नहीं चाह रहे हैं कि जी यही इलाके दोबारा जाके उन, और सबसे पहले बात तो ये थी कि हमारी जब होती थी गाए बगाए बात होती थी तो मैं आपको ये अमूमन कहा करता था कि जी मैं इस मुज़ाकराती अमल से मैं कम अज़ कम मैं ज़ाती तौर पर उम्मीद नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और इसकी बुनियादी कुछ वजूहात भी थी। एक तो ये था कि जितने भी तालिबान के साथ अमन मुआहदे हुए थे वो कोई भी पायदार साबित नहीं हुआ। बिल्कुल, तमाम के तमाम जो ना वो मुआहदे ख़त्म हो गए थे, फिर बाद में कार्रवाई शुरू हो गई थी। अब के जब यह मुज़ाकराती अमल जारी था तो उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इदारे हमारे लोगों को उठा रहे हैं, उनको टार्चर कर रहे हैं, उनको शहीद करा रहे हैं बकौल उनके। अच्छा, यहाँ पे जो ना हमने ये भी देखा था कि वज़ीरिस्तान से लेके स्वात मलकंड तक, बिल्कुल ठीक है, टारगेट किलिंग भी हो रही है, बते की वारदातें भी हो रही हैं, सिक्योरिटी इदारों को निशाने भी बनाया जा रहा है, पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं। तो ये मुज़ाकराती अमल जब हो रहा था, इस दौरान दोनों के दरमियान एतमाद का फुकदान था, और इस एतमाद के फुकदान के बाद अब तो ये देखें टीटीपी के अंदर जो ना अब यकसुई नहीं है। उमर खालिद खुरासानी की हलाकत के बाद, ठीक है, अब तो वो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। इल्ज़ामात लग रहे हैं टीटीपी पे कि जी उन्होंने जाके तमाम इंफॉर्मेशन दी थी, और इस कार्रवाई में जो ना इस सूरत हाल में यहाँ पे सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो वो आवाम को यकीन दिलाए कि जी हमारी सरजमीन पे इसको शरपसंदों के हवाले नहीं किया जाएगा। अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ, इमरुल वली खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए, ठीक है ना, कि जी बते दिए जा रहे हैं, बिल्कुल, और उसकी किसी ने तरदीद भी नहीं, और वो तरदीद नहीं हुई। और जहां तक मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, फिर मैंने इनको काउंटर वेरीफाई भी किया। अच्छा, तो इन इल्जामात में काफी हद तक सदाकत भी थी। अच्छा, ये जो अभी एक इत्तला है कि जो मालकंड डिवीजन के सारे पीटीआई के जो एमपीएज है, वज़रा वगैरह है, वो जब अब हालिया कशीदगी के बाद वो इलाका छोड़ के या तो पेशावर आ गए हैं या फिर वो इस्लामाबाद चले गए। माँ सिवा एक मुराद सईद के, अच्छा, जो कभी कभी वहां पे दिखाई देता है, मुहिबुल्लाह, ठीक है, सूबाई वजीर है, स्वात आपको डूबा था, शिदत पसंदी जो ना दहशत गर्दी के खतरात वहाँ पे मंडला रहे हैं, वो जनाब बाहर के दौरे कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर के दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा फिर आप ये देख लें कि महमूद खान साहब के भाई जो है अहमद खान साहब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो डिफेक्टिव वज़ीर आला है इस सूबे के, वो वहाँ से गायब है। अच्छा, बाकी आप वो ज़रा देख लें, वो वहाँ से गायब हैं। हमारे बहुत करीबी दोस्त पीटीआई के वहाँ बरमला में जो ना निजी महफिलों में कहा करते हैं कि जी हमें बताएगी कि आप ना जाएं। अच्छा जी, बात नहीं करते, पार्लियामेंट में बात नहीं करते। अब मुझे ये बता दें कि जब आप एक खतरे से मुसलसल भाग रहे हैं,
ठीक है, तो फिर तो आपको हुकूमत करने का कोई इख्तियार ही नहीं है। अगर आप आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से फिर आपको यहाँ पे जो ना हुकूमत करने का कोई इख्तियार ही नहीं है। फिर तो आप घरों को चले जाएं और कोई ऐसी हुकूमत आई जिसमें जब कम से कम आवाम को ये तसल्ली हो कि जी मेरी जान और मेरा माल ये महफूज है। अगर आप बता दे के जो ना अपने आप को महफूज कर रहे हैं और सूबे के 2.5 करोड़ आवाम को आपने उनके रहम करम पे छोड़ दिया, ये पैसे ठीक है ना, सही। और फिर ये चले, ये तो अलग इशू है ना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ दिए जा रहे हैं, वो तो अलग जो ना, अगर करप्शन की कहानी हम शुरू कर दी तो वो तो अलग एक बाब है कि कहाँ पे जो ना पोस्टिंग ट्रांसफर पे पैसे लिए जा रहे हैं, भर्तियों पे पैसे लिए जा रहे हैं, आवाम का पैसा ठीक है ना। ये जो स्पीकर साहब को हम नहीं जानते इसका बैकग्राउंड क्या है और वो बता किस उस पे दे रहे। हमारे पास वक्त की कमी भी है, लेकिन 2 बड़े अहम सवाल जो है ना मेरे पास अभी है। एक तो ये है कि ये जो अभी जिस तरह लोग उठ रहे हैं, जैसे मैंने कहा 30 मुजाहरे हो चुके हैं कोई पिछले 1-2 महीनों में, तो ये अगर इसके बाद अभी तो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो भी तातुल का शिकार है, लेकिन अगर इसके बाद उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं और इस तरह लोग भी उठ रहे हैं तो फिर आप इसको जो है ना एक दूसरे के तनाजुर में कैसा देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी कामयाबी आवाम की है और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की है जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, कुर्बानियाँ दी है। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आवाम निकल रही है और आवाम को भी अंदाज़ा हो गया है, जिस तरह फाक ने कहा कि अब लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मुल्क में अमन होगा तो उनके बच्चे तालीम के लिए जाएंगे, मुल्क में अमन होगा तो खुशहाली होगी, उनके घर सुकून होगा। लेकिन अगर अमन नहीं हो, आप ये देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है और हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे इस सूबे को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस अटक से उस पार आप जाए तो वहाँ पे सब कुछ ठीक है, वहाँ पे जन्नत है, खुशहाली है, अमन है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम अपने सूबे में देखें तो अगर सबसे अच्छे मुसलमान पख्तून है, सबसे अच्छे मुहब्बे वतन पख्तून है, सबसे अच्छे पख्तून है, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद को भी टारगेट किया जा रहा है, मंदिर को भी टारगेट किया जा रहा है और सियासी लीडरशिप जो भी बात करते हैं, अमन की बात जो भी करेगा तो उसको टारगेट करेगा, जिस तरह अमन कमेटी का हुआ। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब इसके और भी होंगे, ये इंशाल्लाह बढ़ेंगे। जो मुजाहरे हैं ये तमाम अजला में मेरे ख्याल में ये तो अब डिवीज़न की सतह पे और ग्रास रूट की सतह पे भी लोग निकले। एक तो नौजवानों में बेदारी आ गई है और ये जो अवेयरनेस है इससे मेरे ख्याल में मुज़ाकरात, आप देखिए कि मुज़ाकरात में जो लोग बैठे हैं और जो बात करें, आपकी वो लोग जो सफ़र हो चुके हैं, अगर जरगा होते और उसमें वो लोग नहीं बैठते जो ऑलरेडी सफ़र हो चुके, तो ये किस तरह हम कह सकते हैं कि ये लोग संजीदा लोग हैं। फिर आप ये भी देखिए कि किस लोगों को इन्होंने ये इख्तियार दिया है कि वो जाके नुमाइंदगी करे, जो कि मेरे ख्याल में पख्तून अपने आप को पख्तून कहते हैं, लेकिन हमें इस बात पे भी शर्म आती है कि वो अपने आप जो कि पख्तून की मफाद की बात नहीं कर सकते, जो कि पख्तूनवली की बात नहीं कर सकते, जो अपने लोगों की बात नहीं कर सकेंगे, तो वो वहाँ पे बैठ के क्या मुज़ाकरात करेंगे। तो ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते, मुज़ाकरात को ऑन करना पड़ता है। जिस तरह तारिक फाक ने कहा कि हमारे वक्त में भी मुज़ाकरात हुए थे, वहाँ पे खुदकश बैठे होते थे, लेकिन वहाँ पे लीडरशिप होती थी और लीडरशिप जिस तरीके से बात करती थी तो वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया जाता था कि ये बात हुई है। ये नहीं है कि आप नुमाइंदा भेजो और फिर आप भी कहे कि जी हमारा बंदा नहीं था, रियासत का बंदा था और वो लोग जो है। तो ये तमाम कन्फ्यूजन इस वजह से है कि ये हमदर्दी है उन लोगों के साथ। जो अदम तशद्दुद वाले लोग होते हैं वो उनकी हमदर्दी अवाम के साथ होगी, लेकिन तशद्दुद करने वालों के साथ अगर हमदर्दी होगी तो वो इस हुकूमत की है और इनकी जिम्मेवार जो लोग हैं। तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल में नतीजा तब निकलेगा जब तमाम लोग उठेंगे और जब आवाम उठेगी तो मेरे ख्याल में उसके बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तारिक साहब, ये जो जिस तरह लोग उठ रहे हैं, तो क्या अब ये जो मुज़ाकरात अब तो वो तातुल का शिकार भी है, लेकिन क्या जो है ना इन लोगों के उठने ने उस पर एक सवालिया निशान लगा नहीं दिया है? देखिए यकीनन अवाम ने ये आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि अवाम ने इस मुज़ाकरात के अमल को मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ठीक है ना। और वो चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात की आड़ में उन अमन दुश्मनों को जो आपको ना आईन मानते हैं, ना आपके पार्लिमानी सिस्टम को वो मानते हैं, ना वो जो है ना जमहूरियत को मानते हैं, ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो ना अज़र शरीयत ये कुफरिया निज़ाम है और शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये उनका मौक़िफ़ है और वो चाह रहे हैं कि जी यहाँ पे हम आएँ तो हम अपना एक शरई निज़ाम लेके आएंगे और शरीयत भी वो जो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन जो ना होगी। अच्छा, शरीयत की वो तशरीह कि जो उनका अपने जहनों में होगी उस तशरीह को वो लागू करेंगे एक निज़ाम की सूरत में और उसमें अमलदारी फिर उनकी होगी। और अभी भी आप देख लें, अब सूबाई हुकूमत की हम बात कर रहे थे ना कि अवाम ने तो उनको मुस्तरद कर दिया कि जी हमने मुज़ाकरात के ज़रिए इनको यहाँ पे अपने इलाकों में घुसने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन वो लोग घुसे हुए हैं। परसों आपने देख लिया था कि नवाज़ जमा का खुतबा था यही बड़ा बैर के इलाके में,
एक जिहादी आया था, बड़ी मस्जिद में जो ना उसने जिहाद का दर्स भी दिया, ठीक है ना, असलहा मुसल्लह था, और उसने कह दिया था कि जिहाद जो ना सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी फर्ज है, ठीक है। तो इस मेंटेलिटी के साथ और इस जहनीत के साथ आप कैसे बात करेंगे, और इस किस्म की जहनीत को आप अपने सोसाइटी में और अपने मुआशरे में और अपने इलाकों में कैसे जगह देंगे? यही वो चीज़ थी जिसको सेंस किया अवाम ने, और अवाम इसलिए उठ खड़े हो गए। और अवाम का, मैं जैसे शगुफ्ता मलिक साहिबा ने भी कह दिया कि जब अवाम उठते हैं तो उनका दबाव जो ना वो इदारों पर भी आता है, वो रियासत पर भी आता है, और वो हुकूमत पर भी आता है, और फिर जाके उन्होंने जो ना अपनी जो पॉलिसियाँ होती हैं उनमें फिर वो बदल पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए आप ये इतलात हैं कि स्वात में ये ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। महदूद ऑपरेशन होगा, लेकिन उन लोगों के खिलाफ होगा कि जो वहाँ पे घुस चुके हैं। अब मुझे ये बता दें कैसे घुसे, ठीक है ना, अफगानिस्तान से वो लोग मुसल्लह होकर आपके इलाकों में आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि या तो उनके लिए एक नरम घोषा है, उनको सहूलत दी गई कि वो आएँ और उनको कुछ ना कहा जाए, और या जो ना फिर ये था कि सूबाई हुकूमत ने आंखें मोल ली थी, जो कुछ करना चाहे रियासत जाने, वो लोग जाने, हम तो इन तमाम जो ना इक़दामात से मुबर्रा हैं। ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही लग रहा है। और बस हमने जो ना सिर्फ अपनी हुकूमत पे तवज्जो देनी है, पैसे बनाने पे तवज्जो देनी है, पैसे कमाने पे, करप्शन पे जो ना ये तमाम डिलीवर हमने नहीं करना, और बाकी अल्लाह जाने, वो लोग जाने, सूबे के अवाम। ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे थे, तो एक इतला के मुताबिक तकरीबन 500 से लेकर 600 के करीब तालिबान जो है मुख्तलिफ इलाकों में आ चुके हैं। तो ये अभी, अच्छा, ये जो अभी मलकंड डिवीज़न में तमाम कबाइली अजला में जिस तरह का खौफ हिरास से बढ़ गया है, तो अब इसको फौरी तौर पर मतलब लोग जो है ना बड़े घबराए हुए हैं। जैसे अभी हमने कहा कि MPs वगैरह वज़ारा सब अपने इलाके छोड़ के वहाँ से निकल चुके हैं। तो इसके लिए फौरी तौर पर ये जो खौफ हिरास जो है ना, इसमें अगर वो कमी कैसी लाई जा सकती है, हुकूमत इस हवाले से या सिक्योरिटी इदारे क्या इकदाम कर सकती हैं? देखिए, सिक्योरिटी इदारे तो आपने देखे कि जो कोर कमांडर पेशावर है, स्वात भी गए, उसने दौरा किया, मुलाकातें भी की, वहाँ पे लोगों से मिले भी हैं, उनको यकीन भी दिलाया कि इंशाल्लाह आपकी जान और आपका माल जो ना इसका तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। लेकिन हुकूमत के पार्ट पे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। कौन सा जो ना आपने वज़ीर आला को देखे, आपने सूबाई वज़रा को देखे कि वो अपने इलाकों में गए, वहाँ पे अवाम में घुले मिले और उनको कहे कि जी हम आपके साथ इस वक्त खड़े हैं, कोई आपको जो ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को हम इजाज़त नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे। सूरत हाल तो ऐसी है कि कल जो ना मेरे एक दोस्त आए थे, उन्होंने कहा कि मैं क्वाड जा रहा था, परसों की बात कर रहे थे, जिस दिन वो मुजाहरा हो रहा था क्वाड रोड पर। उसने कहा कि हम बड़ा वेर से होके जो ना अंदर के इलाकों से जा रहे थे, सब मुसल्लह लोग थे वहाँ पे सब। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक मेरा इंतहाई करीबी दोस्त जो PTI ही से उसका ताल्लुक है, उसने मुझे बताया कि जुनूबी अजला में हमारे वहाँ पे जो ना दस्तों की शक्ल में घूम फिर रहे हैं मुसल्लह अफराद। ठीक है, ये मौलाना फजल रहमान सब कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार ये लोग आपके अंदर घुसे हुए हैं, और आपने अभी तक जो ना आपको पता भी नहीं है कि कहाँ पे हैं ये लोग, कहाँ पे हमने जो ना कार्रवाई करनी है। अगर सिक्योरिटी इदारे कहीं पे कार्रवाई कर ले तो कर ले, अदरवाइज तो सूबाई हुकूमत जो है इसमें कोई उसका किरदार मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो कोर कमांडर पेशावर जो है ना, वो अब अजहर साहब आ गए हैं, अजहर हयात साहब, तो उससे पहले जो तब्दीली हुई है, क्या वो भी यही जो है ना एक वो थी कि थोड़ा सा जो है ना वो TTP को नरमी दी गई थी, उनको रिलैक्सेशन दी गई थी? रिफत साहब, अगर नरमी ना दी होती ना तो वो लोग इन इलाकों में कैसे आए? ठीक है, और अब तो ये अगर आप प्रॉप करेंगे तो उस शख्सियत का तबादला पेशावर से क्यों हुआ, और फिर जो ऑडियो वो आए थे, ये पैगाम आए थे, ठीक है, उसमें जो तालिबान के मुबैना जो कमांडर्स थे, तो उनके बयान से क्या लग रहा था, और वो आपने देख भी लिया था कि फिर मारूजी हालात बिल्कुल उसके मुताबिक ही थे, और उसमें तो उसी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है कि उसने हमें कहा कि कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, आप आएँ, तमाम चीज़ें जो ना। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें जो ना ये रियासत के लिए भी इस वक्त एक चैलेंज है, और हुकूमतों के लिए भी चैलेंज है। अच्छा। सूबाई हुकूमत के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए। ठीक, देखें, ये सूबा बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी इसी सूबे ने, बिल्कुल फ्रंट लाइन जो ना सूबा था यहाँ पे, और मसाजिद महफूज नहीं रही, तालीमी इदारे महफूज नहीं रहे, बच्चे महफूज नहीं रहे, बाजार महफूज नहीं रहे, सियासतदान महफूज नहीं रहे, पॉलिटिकल वर्कर्स, हमारे प्रेस क्लब, साफ़ी, इन सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। इन कुर्बानियों के नतीजे में यहाँ पे अमन कायम हुआ, सिक्योरिटी इदारों ने जो ना बहुत सही बेशकदर कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल। अब उन कुर्बानियों पे जो ना आप अगर पानी पैर के ये लोगों को दोबारा जो ना आप यहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त देंगे, तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास 1 मिनट है। शगुफ्ता मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि TTP या जो ये कालादीन तंजीमें हैं, ये एक मसला तो हमारे लिए है,
तो अब इसके साथ मतलब और क्या, अगर मुज़ाकरात आप नहीं करेंगे तो फिर क्या तरीका जो है ना इसके लिए, किस तरह इनको खात्मा हो सकता है, इनको जो है ना आप कौमी दायरे में ला सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात तो आप उन लोगों के साथ कर सकते हैं जो आपके मुल्क, ये एक मुल्क है, ठीक है, और इस मुल्क का आइन कानून सब कुछ है। तो अगर आपके साथ कोई बंदा आपके मुल्क का आइन कानून इसको नहीं मानते और वो अपने बयानात में उनका वही लबो लहजा होता है कि उन्होंने ये सब कुछ करना है जो अवाम की जान को नुकसान, अवाम के माल को नुकसान, खौफ व हरास पे लाना, तालीमी जो दर्जगाह है, मतलब जो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं वो तमाम चीज़ें करना, तो ऐसे लोगों के साथ बैठ कर मुज़ाकरात की क्या मतलब, एक तरफा अगर मुज़ाकरात है कि जी वो लोग ये कहेंगे तो ठीक है, फिर तो आप हवाले कर दे जिस तरह अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बेचारे जिस हालात में हैं, तो फिर तो यहाँ भी ये हालत होंगी। देखिए, मुज़ाकरात अगर जरगे भी बैठते हैं, हम पख्तून लोग हैं और मेरे ख्याल में पख्तूनों से ज़्यादा कोई जरगों को नहीं समझता। अगर जरगे की हम बात करें तो पख्तून जो है ये रिवायत हमारा है, लेकिन जरगे में तो लोग बैठते हैं, बात करते हैं, मशरान होते, और मशरान भी वो होते हैं जो दो तरफा, ये नहीं कि आप ऐसे बंदे को भेजे जो एक तरफा फैसले करे। तो ऐसे लोगों के साथ तो मेरे ख्याल में आप APS के पेरेंट्स से पूछ लें, आप ज़रा उनके वालिदैन के साथ बैठ के बात करें कि वो क्या बात करते हैं, उनकी माएँ क्या बात करती हैं, तो ऐसे लोगों के साथ किस तरह बात कर सकते हैं। बात करने के लिए हाँ, अगर उनका है कि वो आइन कानून को मान के, तरीक़ेकार को मान के, मुल्क में जो खौफ हरास है, जो हालात है, इसके हवाले से बात करेंगे तो फिर होगा। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में हमारे पास वक्त की कमी है। शगुफ्ता मलिक साहिबा, तारिक आफाक साहब और गज़न जमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, जिस तरह ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेहमानों ने भी बात की तफसील से कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें ने जिस तरह मतलब एक मुजरमाना खामोशी इख्तियार की हुई है, उससे ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि उससे जो है ना मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। किसी न किसी ने तो ज़िम्मेदारी कबूल करनी ही है। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।